स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इक्विटी एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि इक्विटी क्या चीज़ है। इक्विटी प्रोवाइडर्स आर अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द बिज़नेस। इक्विटी प्रोवाइडर्स यानी कि वो लोग जो शेयर्स कंपनी के बाई करते हैं वो कंपनी के अल्टीमेट या ट्रू ओनर्स कहलाते हैं। यानी कि कंपनी जो है वो इन लोगों की होती है, यूँ कह लो आप, या ये कंपनी के सही ओनर्स कहलाते हैं। देखिए, कंपनी जब चल रही होती है ना तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग करते हैं। डेट होल्डर्स भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनी को उधार देते हैं जिसके अगेंस्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंटरेस्ट कमाएं। इक्विटी होल्डर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर्स परचेज़ करते हैं। शेयर्स परचेज़ करने से कंपनी में पैसे का इनफ्लो होता है जिससे कंपनी बिज़नेस कंडक्ट करती है और फिर वो बिज़नेस कंडक्ट कर और फिर इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड दिया करती है। ये इक्विटी होल्डर्स वो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये कंपनी के सही या दुरुस्त या अल्टीमेट ओनर्स हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेन अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन टू वेज। इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो तरह से रिटर्न मिलता है। नंबर वन, कैपिटल गेन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, एंड डिविडेंड्स, कैश रिटर्न टू शेयर होल्डर्स वंस और ट्वाइस एवरी ईयर। ट्वाइस एवरी ईयर से भी ज़्यादा हो सकता है, 4 बार इन अ ईयर भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदते हो, मिसाल के तौर पर आपने ₹20 में एक शेयर ख़रीदा, ₹20 पर शेयर। जब आपने वो शेयर ख़रीदा और हुआ ये कि कुछ टाइम बाद उस शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई और वो शेयर जो है अब मार्केट में ₹22 पर शेयर पर बिक रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपके शेयर की वैल्यू जो है ना वो ₹2 से इंक्रीज़ हो गई है। जब आप ये शेयर बेचोगे तो ये शेयर ₹22 का बिकेगा, आपने ख़रीदा था ₹20 का, यानी कि जब आप ये शेयर बेचोगे तो आपको ₹2 का प्रॉफिट होगा। ये कहलाता है कैपिटल गेन, यानी कि शेयर की इन इटसेल्फ वैल्यू का इंक्रीज़ हो जाना। डिविडेंड क्या है? कैश रिटर्न टू शेयर होल्डर वंस और ट्वाइस एवरी ईयर। लेट से कंपनी ने जो है ना पूरा साल बिज़नेस कर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया वो ₹100 कमाया। कंपनी ये सोच रही है कि इस 100 में से हम जो है ना वो डिविडेंड दे दें, और कंपनी ने सोचा यार हम ₹80 का डिविडेंड दे देते हैं, ₹20 रिटेन अर्निंग्स में चले जाएंगे। ये अकाउंटिंग की टर्म्स है, आई होप कि आप सब इससे अवेयर हैं। ₹80 का डिविडेंड कंपनी ने देने का फ़ैसला किया और कंपनी के मार्केट में जो है ना वो 10 शेयर्स हैं, तो हर शेयर को ₹8 का डिविडेंड मिला। ये डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है और जो शेयर होल्डर होता है उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है, यानी कि कंपनी में से कैश का आउटफ्लो होता है और शेयर होल्डर्स के पास कंपनी का इनफ्लो होता है। इस तरह भी इक्विटी होल्डर्स कमा सकते हैं या शेयर होल्डर्स कमा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ हायर देन अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस एज द इक्विटी होल्डर्स कैरी अ हाई लेवल ऑफ रिस्क। अगर हम ब्रॉडली बात करें ना तो कंपनी में दो सोर्सेज होती हैं फाइनेंस की, एक कहलाती है इक्विटी, एक कहलाती है डेट। डेट पर अगर इंटरेस्ट रेट मान लो 10% चल रहा है तो इक्विटी होल्डर्स बोलेंगे कि भाई हमें 13%, 15%, 17% रिटर्न चाहिए। जो प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है वो ये है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो इक्विटी होल्डर्स जो होते हैं वो एक ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं। कैसा रिस्क ले रहे होते हैं? रिस्क ऐसा ले रहे होते हैं कि अगर कंपनी जो है वो बहुत कम प्रॉफिट करेगी तो इनको शायद डिविडेंड ना मिले, जबकि डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट लाजमी मिलेगा। रिस्क ऐसा ले रही है कि अगर कंपनी डूब रही होगी, अगर कंपनी बंद हो रही होगी, अगर कंपनी नुकसानात में या लॉसेस में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड से चल रही होगी और अब कंपनी को वाइंड अप करना है या बंद करना है, तो कंपनी के सारे एसेट्स बेचकर पहले डेट होल्डर्स को जितना उनसे उधार लिया था उनको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो इक्विटी होल्डर्स अपने घर लेकर जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो कंपनी में पैसे ही नहीं बचते डेट होल्डर्स को पे करने के बाद, तो इक्विटी होल्डर्स जो है वो खाली हाथ घर जाते हैं और उनको उनकी इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं मिलती। तो इसका मतलब जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, देयरफॉर वो ज़्यादा रिटर्न भी डिमांड करते हैं। न्यू इश्यूज़ टू न्यू इन्वेस्टर्स विल डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर मैं नए शेयर्स इशू करता हूं तो उससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक कंपनी है, उसमें 2 शेयर होल्डर्स थे, ए और बी। ए के पास जो है ना वो 5 शेयर्स थे, बी के पास 5 शेयर्स थे। अब कंपनी को मज़ीद पैसों की ज़रूरत है, कंपनी ने जो है वो बाज़ार में नए शेयर्स इशू करे और मिस्टर सी ने 10 नए शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे, 10 के 10 ख़रीद लिए। ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली ए के पास 5% शेयर्स थे, यानी कि 50% कंपनी इसकी ओनरशिप में थी और 50% कंपनी जो है वो बी की ओनरशिप में थी।
अब क्या हो गया, अब जब सी भी आ गया नए शेयर्स इशू करने के बाद, तो अब कंपनी में 20 शेयर्स टोटल हो गए। 20 में से 5 शेयर्स अगर ए के हैं तो 25% पावर इसके पास है, 25% पावर इसके पास है और 50% पावर इसके पास है। अमूमन जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं हम कहते हैं उसके पास उतना ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो फ़ैसलों में उतना ज़्यादा इंटरफेयर कर सकता है, या वो फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से उतने ज़्यादा ले सकता है, या उसके पास उतने ही ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे। कंपनी में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें डिसीशंस लेने होते हैं और शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। तो जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं उसको ज़्यादा वोटिंग पावर दिया जाता है कि भाई तुम कंपनी के जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मालिक हो वो ज़्यादा हो, लिहाजा तुम्हारी बात को ज़्यादा वेटेज या अहमियत दी जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि कभी कभार अगर हम लोग नए शेयर्स इशू करते हैं तो नए शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट मिलता है, लिहाजा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कुछ नुकसान हो सकता है। अब हम 2 तरह के शेयर्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। द कंपनी इशूज़ 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। नंबर 1, ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड आर एंटाइटल्ड फॉर रेजिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ऑर्डिनरी शेयर्स पहली टाइप है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कंपनी के ट्रू ओनर्स कहलाते हैं और जितना भी रेजिडुअल प्रॉफिट होता है, यानी कि सारे किस्म के ख़र्चे निकाल कर, इंटरेस्ट निकाल कर, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस निकाल कर, XYZ जितने भी खर्चे हैं टैक्स पे कर कर जो बच जाता है वो सारा का सारा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का होता है। डिविडेंड रेट इज़ हायर इन अ गुड ईयर एंड लोअर इन अ बैड ईयर। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल ईयर में ऑपरेट कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी। अगर ऐसा है कि एक बुरा साल गुजर रहा है और कंपनी के प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो कंपनी कम डिविडेंड पे करेगी। दे आर लास्ट टू बी रिपेड इन अ लिक्विडेशन। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर कंपनी डिज़ोल्व हो रही होगी, बंद हो रही होगी, तो सबसे आखिर में इनको इनके इन्वेस्टेड पैसे दिए जाएंगे, उससे पहले दूसरे लोगों को उनके जो इन्वेस्टेड पैसे हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे। दे नॉर्मली रिसीव द राइट टू वोट ऑन मेजर डिसीशंस, यानी कि कंपनी में बहुत सारी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें इनके पास एक राइट होता है डिसीशंस पर वोट करने का। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड नॉर्मली टू फिक्स डिविडेंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो जनरली एंटाइटल्ड होते हैं एक फ़िक्स डिविडेंड लेकर जाने के लिए घर पर, और ये डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट्स में से दिया जाता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले। देयर इन्वेस्टमेंट आर नॉर्मली रिडीमेबल। इनकी इन्वेस्टमेंट नॉर्मली रिडीमेबल होती है। रिडीमेबल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद इनको इनके पैसे वापस कर और वो प्रेफरेंस शेयर वापस ले ले। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर्स में भी ऐसा हो सकता है, बाईबैक हो सकता है, लेकिन वो बहुत एक रेयर केस है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होने का मतलब ये है कि लेट से 4 साल या 5 साल की एक टर्म थी जिसके बाद वो शेयर रिडीम होना था और वो हो गया। डिविडेंड रेट्स आर फिक्स्ड। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस शेयर के बारे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये जनरल पॉइंट्स है, ऐसा 100% हर केस में ज़रूरी हो ये ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ जनरल बातें लिखी हुई हैं कि इनका जिस तरह से डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। मिसाल के तौर पर इनको बोला गया है कि भाई आपको हम हर साल 5% डिविडेंड देंगे, तो अगर इनके शेयर्स की पार वैल्यू 10 रुपये है तो उसका 5% जो भी बनता है वो डिविडेंड इनको लाजमी तौर पर हर साल दिया जाएगा, जो कि 0.5 बनेगा ना, 10 का 5% 0.5 बनेगा। दे आर रीपेड बिफोर दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अगर कंपनी बंद हो रही होती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स से पहले पैसा पे किया जाता है। टिपिकली रिसीव नो वोटिंग राइट या राइट टू वोट ऑन कंपनी डिसीशंस। आम हालात में इनके पास कंपनी के डिसीशंस पर वोट करने का जो है वो क्या कहते हैं राइट नहीं होता। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को याद करिएगा। इंशाल्लाह अगली स्लाइड में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं।